हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं धातु कर्म के बारे में। धातुओं का धातु कर्म किसे कहते हैं और जो पृथ्वी के अंदर से खनिज प्राप्त किए जाते हैं और खनिजों से जो अयस्क मिलते हैं और अयस्कों से जो धातुएं प्राप्त होती हैं, अधिक सक्रिय, मध्यम सक्रिय और सबसे कम सक्रिय, इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है और शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम आसान और इजी मेथड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म क्या होता है। मेटलर्जी का मतलब होता है धातु कर्म। तो धातु कर्म समझने से पहले आप समझिए एक्सट्रैक्शन अर्थात धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं धातुओं का निष्कर्षण और उसके बाद तब हम चलेंगे आगे अगले स्टेप की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मिनरल्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में मिनरल्स क्या होते हैं अर्थात खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर अर्थात पृथ्वी की भूपर्पटी में विभिन्न धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, या तो मुक्त रूप में पाई जाएं या तो शुद्ध रूप में पाई जाएं, उसी को क्या बोलते हैं, हम खनिज कहते हैं। ठीक है, आपने इसको समझा था। अब खनिजों से ही क्या प्राप्त होता है, अयस्क मिलते हैं। तो अयस्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अयस्क को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओर्स। ओर्स क्या होता है, ओर्स मीन्स होता है अयस्क। तो अयस्क किसे कहते हैं आप सीखे थे, एक बार फिर से सीख लीजिए कि जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण, जिन खनिजों से सरलता तथा कम खर्च में धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है अर्थात धातुओं को निकाला जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही अयस्क कहते हैं। और मैंने कुछ अयस्कों का नाम आपको बताया था, जैसे बॉक्साइट, जिंकाइट, सिनाबार। ठीक है, ये सभी मैंने आपको बताया था। रॉक सल्ट यानी Cl जिसको कहते हैं। तो आपने अयस्कों के बारे में सुना था, देखा भी था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक निष्कर्षण के बारे में। निष्कर्षण क्या होता है, तो ध्यान देना है, अयस्कों से धातुओं को पृथक करने के लिए जो प्रक्रम किए जाते हैं उसी का नाम क्या है, निष्कर्षण है। ठीक है, निष्कर्षण वह प्रक्रिया, वह मेथड या वह विधि है जिसमें अयस्कों से धातुओं को पृथक किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में क्या क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। धातुओं के निष्कर्षण में क्या क्या होता है आप पहले इसको समझिए। ठीक है, तो ध्यान देना है, निष्कर्षण पहले क्या होता है समझिएगा। ये निष्कर्षण क्या होता है, तो निष्कर्षण क्या है, धातु प्राप्त करने की क्रिया, धातु को प्राप्त करने की क्रिया, धातु को प्राप्त करने का प्रक्रम ठीक है, धातु को पाने के लिए कुछ प्रक्रम किया जाता है। ठीक है, तो प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना है क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सांद्रण करते हैं अयस्कों का, उसके बाद भर्जन या निस्तापन किया जाता है, भर्जन करते हैं, निस्तापन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, प्रगलन करते हैं। ठीक है, उसका अपचयन करते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, शोधन करते हैं। क्या करते हैं, शोधन करते हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रोसेस हैं क्या करने के, ये सभी प्रोसेस हैं अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने के। तो निष्कर्षण क्या होता है, धातु को प्राप्त करने का प्रक्रम, धातु को पाने का जो सब प्रोसेस है वही क्या है, निष्कर्षण कहलाएगा। निष्कर्षण का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो अयस्कों से धातुओं को निकालना निष्कर्षण कहलाएगा। ये सभी प्रक्रम आएंगे। तो कोई अगर खनिज पृथ्वी से निकाला गया है तो खनिजों में से हम ऐसे खनिज को चुनते हैं जिसमें धातु पाई जाएगी। तो जिनमें धातु पाई जाएगी खनिजों में, उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो अयस्कों को जब हम देखते हैं, उससे धातु निकालते हैं तो उसमें अशुद्धियां मिली होती हैं। ठीक है, अयस्कों में क्या मिली होती हैं, अशुद्धियां मिली होती हैं। तो अयस्कों में जो अशुद्धियां मिली होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम, ध्यान दीजिएगा, ये अयस्क हुआ। अयस्कों में जो अशुद्धियां होगी इसको क्या बोलते हैं, गैंग। गैंग माने क्या होता है, ये होता है आधात्री। आधात्री क्या होता है, ये होता है अशुद्धियां। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है अशुद्धियां। ध्यान देना है, अशुद्धियां।
तो अयस्कों में जो अशुद्धियां होंगी, जो इम्प्योरिटीज होंगी, उसको क्या बोलते हैं? गैंग या अधात्री या अशुद्धियां कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब अशुद्धियां भरी होती हैं अयस्कों में तो उसको हटाने के लिए उसका सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। उसको पानी में डालकर हिलाएंगे, गर्दा या जो भी कूड़ा करकट होगा वहां से हटेगा। उसको भूजेंगे, वायु की अनियंत्रित मात्रा में उसको भूजेंगे। भूजने को भर्जन कहेंगे। कम ताप पर उसको गर्म करेंगे। भर्जन और निस्तापन में दोनों में ही क्या होता है? धातु वह ऑक्साइड में बदलता है। प्रगलन में गलाया जाता है धातु को। अपचयन में किसी को या गालक को मिला करके धातुओं को अलग किया जाता है, अशुद्धियों को अलग किया जाता है। और शोधन लास्ट का प्रोसेस है जिसमें से हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब आप बारी बारी से सीखने वाले हैं। फिलहाल आप क्या समझे कि अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के जो प्रक्रम है उसी को हम क्या बोलते हैं? निष्कर्षण कहते हैं। निष्कर्षण में ये सभी प्रक्रम आते हैं, ये सभी क्रियाएं आती हैं। अब क्रियाएं आती कौन कौन से? सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, अपचयन और शोधन। ये सभी प्रक्रम आते हैं किसमें? निष्कर्षण में। धातुओं का निष्कर्षण इन प्रक्रमों के द्वारा होता है। ठीक है, तो शायद आप समझ भी गए होंगे कि गैंग क्या होता है। क्या होता है गैंग? ध्यान दीजिएगा, पहले ये वाला हमने तो आपको बताया था कि द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल एलॉन्ग विथ अदर इंप्योरिटीज आर नोन एज मिनरल्स। अर्थात अशुद्धियों के साथ धातु के जो यौगिक पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, मुख्य रूप से, ठीक है, वही क्या होते हैं? खनिज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था। और ओर्स अर्थात जो अयस्क होगा, अयस्क में कई प्रकार की अशुद्धियां मिली होती हैं। ठीक है, उसमें चट्टानों के कुछ तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, कुछ और दूसरे यौगिक होते हैं। तो उन्हीं इंप्योरिटीज को, अशुद्धियों को, असामाजिक तत्व को या फिर फालतू के जो पदार्थ उसमें भरे होंगे धातु में, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं गैंग अधात्री। ठीक है, तो ये गैंग गुंडों वाला गैंग ना समझिए, ये दूसरा है, अशुद्धियां ही गैंग है। ठीक है, तो शायद आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये सभी क्या है? प्रक्रम है। और एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए जरूर पूछा जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर एकदम। फिलहाल आज मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताया हूं। आइए बढ़ते हैं, अब एक एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब इसी के साथ में आता है मेटलर्जी। देखिएगा यहां पर क्या रहेगा? यहां पे रहेगा वाई। आपको ध्यान देना है, वाई जो है, ये वाई थोड़ा सा देखिए, वाई नीचे आ गया है। यहां देखिए वाई नीचे आ गया है। तो मेटलर्जी अर्थात धातु कर्म क्या होता है? चलिए इसको भी आप सुन लीजिए, धातु कर्म क्या होता है। तो ध्यान देना है, मेटलर्जी क्या है? ये जो है अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने का प्रोसेस है। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए ध्यान से, अयस्क में जो अशुद्धियां होंगी उसको हटाया जाता है। तो सबसे पहले मेटलर्जी प्रोसेस में, मेटलर्जी में क्या क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैंग, अधात्री को पहले हटाते हैं, उसका रिडक्शन किया जाता है, अपचयन किया जाता है, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सांद्रण किया जाता है। और सांद्रण करने के लिए क्या किया जाता है? सांद्रण करने के लिए अशुद्धियों को हटाया जाता है, उसका अपचयन कराया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, और लास्ट में शोधन भी होता है। तो मैंने रिफाइनिंग को ही शोधन कहेंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो एक बार फिर से सुन लीजिए। निष्कर्षण धातु को अयस्कों से प्राप्त करने का प्रक्रम है। ठीक है, जिसको कई विधियों से करने के बाद प्राप्त किया जाता है। धातु कर्म क्या है? अयस्क से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने का प्रक्रम धातु कर्म कहलाता है। ठीक है, और गैंग क्या होता है? अयस्क में जो अशुद्धियां मिली होती हैं उसी को गैंग कहते हैं। ठीक, और अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या किया जाता है? धातुओं का सांद्रण किया जाता है। किसके? अयस्कों का सांद्रण करते हैं धातुओं को प्राप्त करने के लिए, धातुओं से अशुद्धियों को हटाने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ओर जो होता है, जो अयस्क होता है, ठीक है, उसको अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? कि ऐसा अयस्क होगा जिसमें अधिक सक्रिय वाला धातु होगा, एक में मध्यम सक्रिय वाला धातु होगा, और एक में सबसे कम सक्रिय वाला धातु होगा। तो ओर्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्कों का भी सांद्रण होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार से होता है।
अलग अलग चूंकि अयस्क होंगे, अलग अलग अयस्क होंगे, अयस्कों में अलग अलग धातु होगी, तो अयस्कों का सांद्रण भी अलग अलग ढंग से होता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं जो अयस्क अगर हमें मिलेगा तो उसमें कौन सा धातु है, अगर अधिक सक्रिय धातु है तो उसका क्या होता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उसको प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं गलित अवस्था में। अगर वो मध्यम सक्रिय धातु है तो उसका भर्जन और निस्तापन द्वारा किया जाता है उसको, पृथक धातु को। और यदि जो है धातु जो है कम सक्रिय है तो उसको विद्युत परिष्करण विधि से किया जाता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत अधिक अपक्रियाशील धातु होते हैं उनका जो है सांद्रण। ठीक है, बहुत अधिक सक्रिय धातुओं का सांद्रण कैसे होता है इसको समझिए। और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड और ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं इस रूप में बांट सकते हैं। और तीसरा है ये जो है लेस रिएक्टिव मेटल हैं, इनका सांद्रण। कहने का अर्थ है अधिक सक्रिय धातुओं का सांद्रण, मध्यम सक्रिय धातुओं का सांद्रण और कम सक्रिय धातुओं का सांद्रण। तो अयस्कों को हम इस प्रकार 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से जो है धातु पाए जाते हैं, कैसे कैसे उनकी सक्रियता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन और हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अर्थात अधिक अपक्रियाशील धातुओं का धातु जो होंगे जिस अयस्क में पाए जाएंगे उसका कैसे सांद्रण होगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन और, अर्थात जो अयस्क होंगे उनको गलित अवस्था में हम करेंगे और उनका विद्युत अपघटन करेंगे। ध्यान देना है आपको कि जो अधिक सक्रिय धातु जिसमें अयस्क में पाए जाएंगे उसको हम गलित अवस्था में करके उसमें विद्युत अपघटन करते हैं, उसका विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और जो आयन होगा, ठीक है, जो गलित अवस्था में होगा क्या होगा, अपने आयनों में पहले से वियोजित रहता है गलित अवस्था में मेटल जो रहेगा। जैसे NaCl है, ये रॉक साल्ट है, NaCl में सोडियम धना क्या है, धातु है, तो Na+Cl- पहले से रहेगा, तो एनोड और कैथोड की क्रिया होगी, धातुएं जाकर निक्षेपित हो जाती हैं। तो ध्यान देना है प्योर मेटल कैसे मिलेगा, जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं उनसे प्योर मेटल कैसे मिलेगा, ध्यान देना है विद्युत अपघटन करा के उनसे प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है। इसका आप एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अब बात करते हैं जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं वो किसमें पाई जाएंगी, तो या तो कार्बोनेट अयस्क होंगी या तो सल्फाइड अयस्क होंगी। जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होंगी वो कैसे कैसे होंगी, या तो कार्बोनेट अयस्क होंगी या तो सल्फाइड अयस्क होंगी। कार्बोनेट और एंड सल्फाइड और, तो कार्बोनेट और मतलब कार्बोनेट वाला अयस्क और सल्फाइड और का मतलब सल्फाइड अयस्क, उसमें CO3 होगा। कार्बोनेट वाले में CO3 होगा, जैसे MgCO3, CaCO3, ZnCO3, ठीक है। और सल्फाइड में ZnS, Ag2S, MgS इस प्रकार के होंगे, ठीक है। तो मध्यम अपक्रियाशील जो धातुएं होंगी जिन अयस्कों में पाई जाती हैं वो कार्बोनेट या तो हो सकते हैं या तो हो सकते हैं सल्फेट। तो इनका कैसे होता है, तो ध्यान देना है जो कार्बोनेट अयस्क होता है, जो कार्बोनेट अयस्क होता है इसका तो क्या किया जाता है, इसका किया जाता है डायरेक्टली निस्तापन। इसका क्या किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं, ठीक है। और सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों को बढ़िया से भूजा जाता है, अर्थात भर्जन किया जाता है। तो भूजने की क्रिया को क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है कार्बोनेट अयस्कों का क्या होता है, कैल्किनेशन होता है, अर्थात इसको निस्तापन बोलते हैं। कैल्किनेशन मींस क्या होगा, निस्तापन। तो जो कार्बोनेट अयस्क होंगे उनका क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। निस्तापन क्या है, निस्तापन वह प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है, धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, अर्थात कार्बोनेट अयस्कों को धातु ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। जैसे यदि हम ZnCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ZnO+CO2 क्या बनेगा, ZnO+CO2 बनेगा, ये हो जाएगा निस्तापन। रिएक्शन हम लेंगे अभी, फिलहाल आप अभी इतना थोड़ा थोड़ा समझिए पहले, ठीक है। और सल्फाइड अयस्कों का क्या होता है, रोस्टिंग, इसको भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क का क्या होता है, भर्जन होता है, अर्थात वायु की अनियंत्रित मात्रा में अयस्क को भूजने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, अर्थात सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड के रूप में बदलने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा निस्तापन और भर्जन अर्थात कैल्किनेशन और रोस्टिंग दोनों प्रोसेस द्वारा धातुएं किस रूप में आती हैं, मेटल ऑक्साइड के रूप में आती हैं। जब धातुएं मेटल ऑक्साइड के रूप में आ जाती हैं तो इनका क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, अपचयन किया जाता है। क्या किया जाता है, रिएक्शन
रिएक्शन कौन सी होती है? रिडक्शन रिएक्शन होती है, अर्थात अपचयन क्रिया कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? या तो कार्बन द्वारा कराई जाएगी, कार्बन मतलब कोक द्वारा कराई जाएगी, या तो कराई जाएगी एल्यूमिनियम द्वारा। और फिर क्या मिलेगा? इम्प्योर मेटल मिलता है, और इम्प्योर मेटल को क्या करते हैं? लास्ट में उसका शोधन कर लेते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं? रिफाइनिंग कर लेते हैं, उसका शोधन करते हैं, और शोधन करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो एक बार ऐसे समझ लीजिए कि जो मध्यम अपक्रियाशील धातुएं पाई जाती हैं कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों में, कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उसमें मध्यम अपक्रियाशील धातुएं पाए जाएंगे। मध्यम अपक्रियाशील धातुओं में धातुओं को पाने के लिए सल्फाइड अयस्कों का हम भर्जन कहते हैं। भर्जन क्या है? वायु की अनियंत्रित मात्रा में अयस्क को गर्म करने अर्थात भूनने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन की क्रिया में सल्फाइड जो अयस्क होगा, सल्फाइड जो धातु सल्फाइड होगा वो धातु ऑक्साइड में बदलता है। वहीं निस्तापन क्या होता है? तो वायु की सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? निस्तापन कहते हैं। निस्तापन किसका होता है? तो निस्तापन जो है वो निस्तापन ऑक्साइड में बदलने की क्रिया है। किसको बदलने की क्रिया है? धातु कार्बोनेटों को ऑक्साइड में बदलने की क्रिया निस्तापन है, और सल्फाइडों को, धातु सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। तो भर्जन और निस्तापन क्या है? भर्जन और निस्तापन दोनों वे प्रक्रम हैं जिसमें धातु ऑक्साइड बनता है। भर्जन और निस्तापन में एक अंतर है, ध्यान दीजिएगा। भर्जन और निस्तापन में एग्जाम में आ जाएगा क्या अंतर है? तो भर्जन में वायु की अनियंत्रित मात्रा होती है, निस्तापन में नियंत्रित मात्रा होती है। भर्जन में क्या होता है? सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है, और निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों का होता है। लेकिन क्या समानता दोनों में है? दोनों में समानता यही है कि दोनों को गर्म किया जाता है, और दोनों में समानता यही है कि दोनों प्रोसेस में ही धातु ऑक्साइड बनता है। भर्जन और निस्तापन दोनों प्रोसेस में क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है। इसका रिएक्शन आप अभी देखेंगे, फिलहाल अभी वेट करिए। तो शायद आप समझ गए होंगे, जब धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा तो क्या किया जाएगा? कोक अर्थात कार्बन या एल्यूमिनियम द्वारा उसका अपचयन कराया जाएगा। अपचयन कराने के बाद इंप्योर मेटल मिलेगा, अशुद्ध मेटल मिलेगा, उसका शोधन किया जाएगा, और शोधन करने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं जो अधिक क्रियाशील नहीं है, बिल्कुल बहुत कम है, बिल्कुल कम है, रेयर है, जल्दी क्रिया नहीं करते हैं। कौन कौन आते हैं ये सब? कौन कौन है ये सब? तो सोना, चांदी, कापर। ठीक है, कापर, सोना, चांदी। हालांकि कापर को इसमें भी रखा गया, फिलहाल अपवाद में है कापर। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सल्फाइड, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे कम सक्रिय धातु हैं वो सल्फाइड अयस्कों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो उसका भर्जन करते हैं। क्या करेंगे? उसका हम करते हैं भर्जन, और भर्जन करने के बाद हमें अशुद्ध धातुएं प्राप्त होती है। जब अशुद्ध धातु प्राप्त होती है तो उसमें एक और प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं शोधन, और शोधन द्वारा हमें क्या मिल जाता है? प्योर मेटल प्राप्त हो जाता है। और शोधन क्या? विद्युत परिष्करण द्वारा शोधन किया जाता है। किसके द्वारा शोधन होता है? विद्युत परिष्करण द्वारा किया जाता है। एक पात्र होता है, इसमें एनोड कैथोड की क्रिया होती है, फिर जाकर हमें धातु प्राप्त होता है। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे अयस्कों का जो सांद्रण होता है, अलग अलग प्रकार के सक्रियता के आधार पर धातु वाले अयस्कों का सांद्रण जो है अलग अलग प्रकार से होता है। आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर करके आइए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हमारा अगला टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, अर्थात मध्यम अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। मध्यम अपक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण अर्थात कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी जो धातुएं हैं ये सभी क्या हैं? मध्यम अपक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, तो इनको उनके अयस्कों से कैसे प्राप्त किया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मध्यम अपक्रियाशील जो धातुएं होती हैं, अगर सल्फाइड के रूप में हैं तो इनका भर्जन किया जाएगा, अगर कार्बोनेट के रूप में है तो इनका क्या किया जाएगा? निस्तापन किया जाएगा। भर्जन और निस्तापन दोनों ही प्रोसेस में हमें धातु ऑक्साइड मिलेगा, और धातु ऑक्साइड का कार्बन या कोक द्वारा अपचयन कराएंगे तो हमें मेटल प्राप्त हो जाएगा। अशुद्ध रहेगा उसका हम क्या करेंगे? रिफाइनिंग अर्थात शोधन करेंगे, शुद्ध धातु मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके और रिएक्शन द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, अर्थात मध्य अपक्रियाशील जो धातुएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह रिएक्टिविटी अर्थात सक्रियता, ये सक्रियता श्रेणी में धातुएं ऐसे सजाई हुई हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है अधिक सक्रिय है, जो सबसे नीचे है कम सक्रिय है, जो बीच में है
जिंक, आयरन, टिन, लेड और कॉपर, ये सभी क्या हैं, ध्यान देना है। देखिए ये सब भी हैं, ये भी है, ऐसा नहीं है कि बस केवल ये है। जैसे मेन मिडल में जो आया है केवल इसी को लिया गया है, यहां तक सभी हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं और यहां पर इन्हीं की बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फाइड और कार्बोनेट जो अयस्क होंगे उनके, अर्थात जिन अयस्कों में धातुएं मध्यम वाले पाए जाएंगे, मध्यम क्रियाशील में, वो सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में होंगी। तो उसका प्रोसेस आप समझिए। तो देखिए सल्फाइड अयस्कों को क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को क्या करते हैं, हीटिंग स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। अनियंत्रित मात्रा होती है, एक्सेस जो है एयर होता है, उसे बहुत ज्यादा उसको गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में बदलता है। और कार्बोनेट्स को भी क्या करते हैं, कार्बोनेट को गर्म करते हैं हल्का सा, तो क्या होता है, वह भी ऑक्साइड में हो जाता है चेंज। दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड में धातुएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, सल्फाइड में रोस्टिंग किया जाता है, ज्यादा एयर होती है, और वही कार्बोनेट्स में क्या होता है, कार्बोनेट्स में थोड़ा सा गर्म करते हैं। अब बात करते हैं रोस्टिंग क्या होता है। तो रोस्टिंग क्या है, भर्जन इसको कहते हैं हिंदी में, और अधिक मात्रा में वायु के अयस्क को भूनने की क्रिया को भर्जन कहेंगे। इसमें क्या प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्रियाकलाप द्वारा, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहां पर एक हम रिएक्शन लेते हैं, देखिए जिंक सल्फाइड है, धातु सल्फाइड है, इसको हम वायु की नियंत्रित मात्रा में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा, आपको ध्यान देना है। और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। जिंक सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन को मिलाकर इसको हम भूजेंगे, गर्म करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्या देखा कि सल्फाइड अयस्कों को जब हम भूजते हैं, वायु में गर्म करते हैं खूब ज्यादा हीट दे करके, तो सल्फाइड अयस्क जो है जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, अर्थात ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। और यही क्रिया क्या होती है, रोस्टिंग होती है। आप समझिए, द सल्फाइड ओर्स आर first converted into oxides by heating strongly in excess of air. This process is known as roasting। अर्थात सल्फाइड अयस्कों को वायु की अनियंत्रित मात्रा में अधिक गर्म करने की क्रिया को हम भर्जन कहते हैं, जिसमें ऑक्साइड के रूप में धातुएं प्राप्त हो जाती, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे की, ठीक है। ये इसको हमने संतुलित कर दिया अभी, आप संतुलित आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने बहुत पहले ही पढ़ा दिया है। अब हम बात करते हैं निस्तापन की। तो निस्तापन किसका होगा, कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन होता है। यह भी धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होने की क्रिया है, लेकिन इसमें वायु थोड़ा कम रहेगा, सीमित मात्रा में रहेगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल समझिए, निस्तापन क्या होता है। तो निस्तापन जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार क्या मैं बताऊं, तो इसमें प्रोसेस देखिए, यह है कार्बोनेट अयस्क को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और वहां से CO2 निकल जाएगा और धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन देखिए आप, यहां से जिंक कार्बोनेट है, इसको हम ऑक्सीजन के साथ क्या कराएंगे, हल्का बहुत कम मात्रा रहेगा, और इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, और क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। चूंकि यहाँ पर बहुत मिनिमम मात्रा थी, इसलिए यहाँ पे O2 को नहीं दर्शाया गया है, और यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा थी ऑक्सीजन की, इसलिए यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप ये तो आप देख सकते हैं क्या है, संतुलित है। तो शायद आपको निस्तापन और भर्जन समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। तो ऑक्साइड और ऑक्साइड दोनों ही कंडीशन में क्या प्राप्त होगा, भर्जन और निस्तापन दोनों ही प्रोसेस में क्या प्राप्त होगा, ऑक्साइड ही प्राप्त होगा, ठीक है। मेटल, धातु मेटल प्राप्त होगा, मेटल ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करते हैं, तब जाकर मेटल मिलता है। पहले मेटल ऑक्साइड मिलेगा, रिडक्शन करेंगे तब जाकर क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिडक्शन क्या होता है, अपचयन किसे कहते हैं। तो आपको चैप्टर 1 में हम बताए हैं कि जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, तो उसका क्या होता है, उसका तो ऑक्सीकरण होता है। लेकिन जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल कर जाता है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन निकल कर जाता है, उसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है अपचयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो जब रिडक्शन कराया जाता है, तो धातु ऑक्साइड का रिडक्शन किसके साथ कराते हैं, तो कोक अर्थात कार्बन के साथ कराते हैं। जिंक ऑक्साइड मिला हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला हो, या आयरन ऑक्साइड मिला हो, धातु ऑक्साइड प्राप्त अगर होता है, तो उसको जो अपचायक होगा उसके साथ क्रिया कराते हैं, और ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाता है, धातुएं आराम से प्राप्त हो जाती हैं। तो आइए इसको समझते हैं उदाहरण द्वारा। तो ध्यान देना है आपको। सुटेबल
रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त अपचायक है, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त अपचायक है वो कौन है? वो कार्बन अर्थात कोक है। सबसे ज्यादा उचित अपचायक कौन है? तो वो है कार्बन। ठीक है, क्योंकि कार्बन जल्दी रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन से और धातु से ऑक्सीजन को पृथक कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc। ठीक है, तो बहुत अधिक अर्थात बहुत तेजी से अपक्रिया करने वाले अपचायक कौन कौन से हैं? ये अधिक सक्रिय धातुएं हैं, ये सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है, तो बहुत तेजी से रिएक्शन करने वाले किसके साथ? अपचायक की क्रिया में कौन है? सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम है। और इसका भी एग्जांपल आप देखेंगे थर्मिट सीमेंट अपक्रिया में किस प्रकार लोहे की पटरियों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे लेते हैं जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड का हम कोक द्वारा क्या कराएंगे? कोक द्वारा कराएंगे अपचयन। तो जब जिंक ऑक्साइड में कोक मिलाते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन कार्बन के साथ आ जाएगा, जिंक हो जाएगा एकदम फ्री। ठीक है, तो जिंक हमें प्राप्त हो जाएगा और क्या मिल जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और यह क्रिया क्या कहलाएगी? यह क्रिया कहलाएगी रिडक्शन अर्थात अपचयन। ठीक है, जब धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन निकल कर कहां चला जाएगा? सी के साथ बन जाएगा CO, और इस प्रकार जेड अकेला बच जाएगा। तो ZnO था पहले और बचा क्या? जेड बचा। तो ZnO से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो इसी को बोलते हैं अपचयन। ठीक है, और जो अपचयन करता है वही क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। जो अपचयन करता है वही क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। क्यों? क्योंकि यही तो इसको ऑक्सीजन को लिया है, तो ये अपचायक हो जाएगा। और ZnO का क्या हो गया? ZnO का हो गया है अपचयन। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन अर्थात अपचयन कहेंगे। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। रिडक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सबसे अधिक तेजी से करने वाला अपचायक कौन है? क्रिया जल्दी से करने वाला सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम etc है, मैग्नीज भी है। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। ध्यान देना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड का अधिक वाले जो अधिक तेजी से क्रिया करता है एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराएंगे ना तो बहुत तेजी से अब क्रिया होती है। क्या होगी? अब क्रिया बड़ी तेज होगी। और मैग्नीज कैसे प्राप्त होगा? जो मैग्नीज होगा ना वो लिक्विड स्टेट में प्राप्त होगा। इतनी तेज अब क्रिया होती है कि उष्मा भी जनरेट होती है। ठीक है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के जब एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराएंगे तो एल्यूमिनियम क्या है? अधिक बहुत सक्रिय अपचायक है, तुरंत करेगा और क्या करेगा? इतना ज्यादा तेजी से करेगा कि मैग्नीज जो है लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे होता है रिएक्शन, आप देखिए यहां पर ध्यान देना। रिएक्शन कैसे होगा? मैग्नीज प्राप्त होगा, अभी किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। और क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। हमने यहाँ अवस्था नहीं दर्शाया है, लेकिन मैग्नीज किस स्टेट में होगा? यहाँ पर मैग्नीज जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा, आप इसको याद रखिएगा। और हीट बहुत ज्यादा होगा। हीट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। हीट क्या होगा? अब इसको हमने संतुलित भी यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो संतुलित आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान देना है आपको। तो देखिए इसी अपक्रिया का प्रयोग करके, ध्यान दीजिएगा, इसी अपक्रिया का प्रयोग करके क्या किया जाता है? जो ये अपक्रिया भी आपने देखा है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड में जब एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो क्या होता है? बहुत तेजी से अपक्रिया होती है। और इस अपक्रिया में क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और मैग्नीज जो है लिक्विड स्टेट में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? ध्यान देना है, यहाँ पर मैग्नीज कैसे प्राप्त होगा? लिक्विड स्टेट में प्राप्त होगा, द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो इसी अपक्रिया का प्रयोग कहां होता है? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स आर क्रैक्ड मशीन पार्ट, अर्थात जो टूटे हुए मशीन के पुर्जे हैं उनको जोड़ने में और रेल लोहे की पटरियों को जोड़ने में, रेल की पटरियों को जोड़ने में इसी अपक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? थर्मट सीमिट अपक्रिया बोलते हैं। थर्मिट सीमिट अपक्रिया, थर्मिट अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा हीट जनरेट होता है इसलिए। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो यदि हम सोडियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम के साथ धातु ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? बहुत तेजी से क्रिया होगी और धातु लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा। जब लिक्विड अवस्था में प्राप्त होगा तो जोड़ों में जाकर जो दरारें होंगी, दरारों में जाकर घुस जाएगा और चिपक जाएगा आराम से। आइए इसके एग्जांपल को समझते हैं। चलिए अब यहां पे हम लेते हैं आयरन ऑक्साइड है। ये क्या है? आयरन ऑक्साइड है। ये हम अब जोड़ने क्या जा रहे हैं? जोड़ने जो रेल की पटरियों को जोड़ते हैं वो कैसे जोड़ते हैं? ध्यान दीजिएगा, आयरन ऑक्साइड रहेगा। आयरन ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे? एल्यूमिनियम से कराते हैं।
ये दोनों क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे अब क्रिया होगी, बहुत तेज अब क्रिया होगी, आयरन किस रूप में प्राप्त होगा, लिक्विड में प्राप्त होगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, और बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। ठीक है, और आपको ध्यान देना है यहाँ पर आयरन किस रूप में होगा, इसको पहले संतुलित कर लिया जाए। तो संतुलित करना आपको लगभग आता है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। तो वहां बताएं हम जहां आपको नहीं आए। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर आयरन जो है किस रूप में आएगा, ध्यान देना है, यहां पर आयरन किस रूप में प्राप्त होगा, ये लिक्विड रूप में प्राप्त होगा, ये सॉलिड में रहेगा। ये हीट आपके सामने है, ये क्या रहेगा, सॉलिड ये रहता है, ये रहता है सॉलिड। ठीक है, तो जब आयरन ऑक्साइड में आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से क्रिया कराते हैं, अर्थात जब अपचयन की क्रिया कराते हैं, तो आयरन लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और कैसे, ये बहुत तेज जब क्रिया होती है, बहुत ज्यादा उष्मा जनरेट होता है, और इसी का प्रयोग क्या किया जाता है, इसी का प्रयोग करके लोहे की पटरियों को, मशीन के पुर्जों को जोड़ा जाता है, ताकि जब लिक्विड रूप में धातु रहेगा तो जाकर घुस जाएगा दरारों में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लिया, यहाँ पे समझिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए है, यहाँ पर लोहे की पटरियां हैं, बीच में गैप है, तो गैप को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक पॉट ले लेंगे, एक पॉट में क्या करेंगे, आयरन ऑक्साइड डाल देंगे, एल्यूमिनियम भी उसमें डाल देंगे। ठीक है, और उस पॉट के भीतर बहुत तेजी से क्रिया होगी, और जो माल पानी रहेगा, आयरन जो गलित अवस्था में मिलेगा, आयरन का जो माल पानी होगा, जो आयरन पदार्थ होगा गलित अवस्था में, वो कहां जाएगा, लोहे की पटरियों में जाकर घुस जाएगा। वैसे लोहा डालेंगे घुसेगा नहीं, जब द्रव अवस्था में रहेगा आयरन, तो क्या होगा, द्रव अवस्था में आयरन जाकर के लोहे की दरारों में घुस जाएगा, और घुसने के बाद देखिए ऐसे कैसे हो जाएगा, आपके सामने है, लोहे की पटरियां क्या होंगी, आराम से जुड़ जाएंगी। तो लोहे की पटरियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, धातुओं के साथ आयरन ऑक्साइड का अपचयन कराया जाता है, जिससे धातुएं लिक्विड अवस्था में प्राप्त होती हैं। और कौन धातु, आयरन धातु प्राप्त होती है, और वह जाकर रेल की पटरियों के दरारों में घुस जाती है, मशीनों के पुर्जों में घुस जाती है, और आराम से उसको क्या कर लेती है, ऐसे जकड़ लेती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसको कौन सी क्रिया कहते हैं, तो थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। इस क्रिया को कौन सा रिएक्शन कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन सम रिएक्शंस इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टेन स्टेज। कहने का अर्थ यह है कि इतने ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होता है क्रिया के दौरान कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। दीज रिएक्शन आर टर्म्ड एज थर्मिट रिएक्शन, अर्थात इन अभिक्रियाओं को थर्मिट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें धातुएं जब अपचयित हो जाती हैं तो लिक्विड स्टेट में, अर्थात द्रव अवस्था में प्राप्त होती हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, हम थर्मिट अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम के लिए आप इसको तैयार रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, अर्थात जो निम्न सक्रियता वाले, अर्थात बहुत कम सक्रियता वाले जो धातुएं होती हैं, उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, अर्थात उनको प्राप्त कैसे किया जाता है, जैसे सोना चांदी को कैसे प्राप्त किया जाता है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर जो सबसे कम सक्रियता श्रेणी वाले धातुएं जो अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं, उनका क्या करेंगे, तो उनका भी क्या करते हैं, भर्जन करते हैं। तो जनरली एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एग्जाम्पल सोना और प्लेटिनम, अर्थात एयू और पीटी, ये क्या होते हैं, ये शुद्ध अवस्था में, मतलब कैसे मिलते हैं, शुद्ध अवस्था में नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं लेकिन फ्री स्टेट में मिलते हैं। इनकी अवस्था जो होती है मुक्त अवस्था होती है। जो सबसे कम सक्रिय धातुएं होती है ना, जो सबसे कम सक्रिय धातुएं होती हैं, वो किस रूप में मिलती हैं, वो मुक्त रूप में मिलती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी चांदी जो है वो Ag2S के रूप में प्राप्त होती है, तो उसका भर्जन करके निकालते हैं। सभी मुक्त वाले का भर्जन नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कम सक्रिय धातुएं होती हैं वो किस रूप में मिलती हैं, तो वो मुक्त अवस्था में मिलती हैं, छड़ुआ मिलती हैं। ठीक है, छड़ुआ मैंने मुक्त रूप में मिलती हैं, यौगिक के रूप में नहीं मिलती हैं, सिल्वर को छोड़कर। सिल्वर Ag2S के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, और कुछ जो है सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में मिलती है। हमने बताया कि कुछ मिलेंगे फ्री स्टेट में और कुछ मिलेंगे कैसे, सल्फाइड और ऑक्साइड रूप में। कैसे मिलेंगे, सल्फाइड के रूप में Ag2S मिल जाएगा। ठीक है, तो Ag2O भी मिल सकता है। तो इस प्रकार ये मिलेंगी, HGO मिल जाएगा आपको उस रूप में, CuO मिल जाएगा उस रूप में।
CuO2 कॉपर ग्लांस, CuFeS2 कॉपर पायराइट, CuFeS2 कॉपर पायराइट, ठीक है, Cu2s। तो ये सभी ऐसे इस रूप में मिल सकती हैं, कम सक्रिय हैं। तो इनका कैसे प्रोसेस होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भर्जन द्वारा किया जाता है, निस्तापन द्वारा किया जाएगा, और लास्ट में प्रोसेस जैसे शोधन करते हैं वैसे ही होगा, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो कॉपर का कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, कॉपर का कैसे निष्कर्षण होता है, तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है। तो कॉपर के निष्कर्षण को कैसे किया जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। तो कॉपर सल्फाइड, कॉपर ग्लांस है, ये क्या है, Cu2s क्या है, एक कॉपर का अयस्क है, इसका नाम है कॉपर ग्लांस, और उसका सही नाम क्या है, कॉपर सल्फाइड। क्या नाम है, Cu2s का सही नाम क्या है, कॉपर सल्फाइड। ये कॉपर ग्लांस इस अयस्क का लोकल नाम है। अब इसका क्या करेंगे, ध्यान देना है, इसका हम करते हैं भर्जन। जब भर्जन होगा तो ऑक्सीजन ऐड होता है, आप याद रखिएगा। जब भर्जन होगा ना तो ऑक्सीजन ऐड होगा, निस्तापन होगा तो ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फाइड में ऑक्सीजन ऐड होगा, और इसका ये जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा, उसका होगा भर्जन। और जब भर्जन होगा तो ज्यादा हीट दिया जाएगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो भर्जन किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं भर्जन, ठीक है। अब भर्जन करने के बाद क्या होगा, या इसको संतुलित कर लिया जाएगा रिएक्शन को, ठीक है। अब संतुलित हो जाएगा सब। अब इसका हम क्या कर लिया जाएगा, इसका कराया जाएगा अपचयन। इसका क्या कराया जाएगा यार, अब देखिएगा, Cu2O प्राप्त हो गया, Cu2O का क्या किया जाएगा, अब करेंगे इसका निस्तापन। Cu2O का क्या किया जाएगा, इसका किया जाएगा अब निस्तापन। और जब निस्तापन होगा तो क्या होगा, ध्यान देना है, Cu2O का भी निस्तापन बाद में करेंगे, Cu2s से क्रिया कराया जाएगा, और क्रिया कराने के बाद देखिए क्या बनेगा, हीट देंगे, कॉपर प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। पहले Cu2O प्राप्त होगा, फिर एक बार और उसी के साथ अब क्रिया करा के कॉपर प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार कॉपर यहां प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, इसको पहले संतुलित कर लेते हैं, संतुलित करने आपको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि मरकरी का अयस्क कौन है, सिनाबार है, Hgs। मरकरी का अयस्क कौन सा है, Hgs, अर्थात यहां पे मैं लिख देता हूं, सिनाबार का क्या फार्मूला है, Hgs। कॉपर पायराइड का क्या है, CuFeS2, ठीक है, और Cu2s, ठीक है, कॉपर सल्फाइड। तो Cu2s, CuFeS2 और Hgs ये क्या है, सिनाबार है। ये सभी क्या है, सिनाबार या सिनेबार कहीं कहीं लिखा होता है, सिनाबार है ये है कॉपर पायराइट। ये क्या है, कॉपर पायराइट, ये कॉपर का अयस्क है। और ये क्या है, कॉपर ग्लांस। ये क्या है, कॉपर ग्लांस, कॉपर सल्फाइड इसको बोलेंगे। ये सभी क्या है, ये कॉपर के अयस्क है, क्या है, पारा के अयस्क है, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि मरकरी का कैसे निष्कर्षण होता है। तो आपको ध्यान देना है, Hgs का भी क्या करेंगे, वही फिर से प्रोसेस होगा। इसका भी पहले भर्जन करेंगे, क्योंकि सल्फाइड अयस्क है, तो वायु की नियंत्रित मात्रा में इसको क्या करेंगे, खूब गर्म करेंगे, और HgO मिलेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कर लेंगे संतुलित। वैसे भी ये देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन डबल है, वहां ट्रिपल है, इसको डबल करके पूरा संतुलित कर लेंगे। संतुलित करने आपको आता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, ठीक है। चलिए, अब इतना होने के बाद क्या किया जाएगा, फिर वही प्रोसेस करेंगे, HgO का फिर से वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है।